Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study chapter number 2 Sociology, Social Change and Social Order in Rural and Urban Society. इस बुक का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लिया था. इस पार्ट के अंदर हम पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, यानी पॉलिटिक्स किस तरह से सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है. यानी जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, तो पॉलिटिकल जब चेंजेस होगा ऑब्वियसली जो पावर है उसका भी यदि डिवाइडेशन होगा, रिवर्स में दोबारा से पावर का डिवाइडेशन होगा और उसका इम्पैक्ट जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं या सोशल ग्रुप्स हैं और उनके बीच में जो पावर का डिवाइडेशन है उसकी वजह से चेंजेस क्रिएट होते हैं. यानी पॉलिटिकल फोर्सेस हैव श्योरली बीन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सोशल चेंज. सबसे बड़ा कॉज माना जाता है सोशल चेंज को लाने के अंदर पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर चेंजेस को लेकर के आना बहुत बड़ा टास्क है. अब यहां पर इसलिए बताया कि when one society waged war on another and conquered or was conquered, social change was usually an immediate consequences. तो जब एक सोसाइटी या एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से वार को उसके ऊपर थोप देता है या जीत लेता है, तो उसके बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं. इसलिए एग्जाम्पल दिया है, यानी वो चेंजेस किस तरह से आते हैं. आपके जापानीज का सरेंडर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जापान वाज ऑक्यूपाइड बाय द यूएसए. तो जब यूएसए ने उसको ऑक्यूपाइड किया एंड रूल्ड ओवर जापान फॉर कई सालों तक उसके ऊपर रूल करता रहा, तो उससे जापान की सोसाइटी के अंदर कई सारे चेंजेस आते गए, इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जापान के अंदर हुए. जापानी जो इंडस्ट्रीज थी ट्राइंग टू हार्ड वो अमेरिकन इंडस्ट्रीज को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी. यानी अपनी चीज को उन्होंने अलग रख करके जिसने कॉन्क्वाइड ने जिसके कंट्री को उनको जीता था उनको कॉपी करने के लिए वो लग गए थे. तो जब कॉपी किया तो 1970s तक जापानी इंडस्ट्रियल टेक्निक्स स्पेशली इन द फील्ड लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग हैड गॉन फार अहेड ऑफ अमेरिकन्स. यानी करीब ये 20 से 25 साल का जो टाइम पीरियड था उन लोगों ने उसको कॉपी किया. तो पहले कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जिस ऐसे एग्जांपल की अमेरिकन का एक तरह से डोमिनेंस था. अब वो डोमिनेंस धीरे धीरे क्या हुआ, रिड्यूस होना चालू हो गया और उसको ऑक्यूपाई किसने कर लिया, जापानीज ने ऑक्यूपाई कर लिया. यानी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आया, वो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बिलीव करने लगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के अंदर ज्यादा फेथ करने लगे. तो 1970 से 1980 के अंदर जापानी इंडस्ट्री डोमिनेट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस इंडस्ट्रीज ने डोमिनेट किया. ये केवल कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख लीजिए, पूरा डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड के अंदर जापानीज का ही बना रहा. रीजन भी क्लियर कि उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने काम में लिया, अपने पर्सन को स्किल प्रोवाइड करी, टैलेंट को उन्होंने निकाला और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको किया. तो ये टेक्नोलॉजिकल या उसकी बात नहीं कर रहे. अगर हम पीछे से चले तो भी सोशल चेंजेस सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एग्जांपल ले लीजिए. जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं तो अर्लियर बिफोर राइट टू वोट वाज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द फ्यू पीपल. विच काइंड ऑफ पीपल? जिनके पास में पावर थी, जिनके पास में प्रॉपर्टी थी,
उनके पास में ही वोटिंग राइट उनको प्रोवाइड किए गए, दूसरे पर्सन को साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद में धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा और जितने भी एडल्ट मेल्स थे उन सबको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए। उससे भी अगर आप आगे बढ़े उसके बाद फिर धीरे धीरे फीमेल को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल चलता हुआ आया। इससे भी पहले की अगर हम बात करें, यानी ये भी एक क्या था, हमारा पॉलिटिकल चेंजेस था। वर्ल्ड के ऊपर रूल कौन करते थे? वर्ल्ड के अंदर अलग अलग पार्ट्स के ऊपर क्वीन, किंग, एक डिवाइन राइट्स के ऊपर लोगों की परवाह नहीं करना, जो उन्होंने कह दिया वही सही है। धीरे धीरे इस सिस्टम को भी खत्म किया गया और डेमोक्रेसी को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुए। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमें बताते हैं किसके बारे में, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि आखिर में सोसाइटी के ऊपर ये पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट उसके अंदर है, तो पॉलिटिकल चेंजेस नीड ओनली बी इंटरनेशनल, दे कैन हैव एनॉर्मस सोशल इंपैक्ट इवन एट होम। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता कि जस्ट लाइक जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी अर्लियर बिफोर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ओनली द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट पेइंग ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को किसी प्रकार का जो स्पेशली उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। तो उसके बाद में डेमोक्रेसी वहां से स्प्रेड होना शुरू हुई। तो ये तो डेमोक्रेसी का जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जब हम बात करें नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनल बेसिस के ऊपर, तो इंटरनल बेसिस के ऊपर इसलिए एग्जांपल दिया नेपाल मूवमेंट 2006, सेकंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि 90s के दौर के अंदर जो नेपाल के जो किंग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं स्टोरी इसकी मैं। 2005 के अंदर वहां पर जो किंग ज्ञानेंद्र थे वहां के, उन्होंने जो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी वापस। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट के अंदर स्ट्रगल चालू कर दिया और इसी मूवमेंट को नेपाल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जाना गया। क्लास 10th के अंदर दिया हुआ था इसके बारे में काफी कुछ। तो जितनी भी पार्टी थी सब आपस में एक हुई और किंग जो था वहां के उस समय उनको कंट्री छोड़ करके वहां से जाना पड़ा और वहां पर डेमोक्रेसी रीएस्टैब्लिश्ड हुई। तो ये कई सारे जो एग्जाम्पल है ये पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर हैं, यानी पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर किस तरह से सोशल चेंजेस लाए जा सकते हैं। और इसका इंपैक्ट केवल इंटरनेशनली नहीं पड़ता बल्कि नेशनल लेवल के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, होम के अंदर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट लेते हैं हम कल्चर। तो कल्चर के अंदर की कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सोशल चेंज, यानी जो हमारे ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसके बेस के ऊपर भी सोशल चेंजेस आते हैं और इंपॉर्टेंट कॉज है। रिलीजियस बिलीफ एंड नॉर्म्स हैव हेल्प्ड ऑर्गेनाइज सोसाइटी, आल्सो हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। जो धर्म के ऊपर नॉर्म्स बनाए जाते हैं, वैल्यूज बनाई जाती हैं, उसके बेस के ऊपर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया और उस बेसिस के ऊपर ही सोसाइटी को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर इसके बारे में बताते हैं कि उनकी एक बुक लिखी थी उन्होंने, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो रिलीजियस बिलीफ थे, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट था उनका एक पार्ट था हेल्प टू एस्टैब्लिश द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम। पूरी सोसाइटी के अंदर उन्होंने कौन सा सोशल सिस्टम है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम उन्होंने वहां पर एस्टैब्लिश करने के अंदर हेल्प करी थी। इंडिया के अंदर हम बात करें to be find many examples of religious bringing about social changes, religion के बेस के ऊपर कई सारे social changes लाए गए। Among the best known are the impact of Buddhism on social and political life
इन एंशिएंट इंडिया। यानी एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो बुद्धिज्म है जब डेवलप हुआ था, तो उसके बेस के ऊपर सोसाइटी में भी कई सारे चेंजेस आते गए। यानी सोसाइटी जो थी 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र एटसेट्रा। तो उसके अंदर जब बुद्धिज्म चालू हुआ तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल डिफाई कर दिया, डिराइड कर दिया। एंड द वाइड स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, उसी पीरियड के अंदर, उसके बाद में मिडाइवल पीरियड के अंदर भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ। क्योंकि इसके अंदर भी क्या था कि जो पहले जो सोसाइटी थी, वो पहले जो सोसाइटी थी उसके ऊपर पूजा पाठ, यानी एक तरह से ब्राह्मणिज्म, उसका पूरा वर्चस्व बना हुआ था। तो जो वर्चस्व उसका बना हुआ था, भक्ति मूवमेंट जब चालू हुआ तो उसके अंदर भी कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नकार दिया गया। तो ये कुछ एक टाइप के एग्जाम्पल हैं जो उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल चेंजेस लीडिंग टू सोशल चेंज कैन बी सीन इन द एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज अबाउट द प्लेस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। तो जो कल्चरल चेंज है उसकी वजह से सोशल चेंज आते हैं। अब इसके अंदर दूसरा एग्जांपल दिया है आपका कि वीमेन का जो प्लेस था सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर। तो वीमेन का जो प्लेस था सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर, यानी जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी जो सोशल नॉर्म्स बने थे उस तरह से किस तरह से बाधक बनी हुई थी, रुकावट आ रही थी, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उनको लेस कैपेबल माना जाता था। जो पब्लिक प्लेसेस थे उनके ऊपर उनके पास में राइट्स बहुत कम थे जिससे कि उसको लिया जाए। तो ये एक सिस्टम जो चला हुआ आ रहा था, धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और उसकी जो फीमेल थी उनको भी इक्वल राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, उनको भी समाज के अंदर इक्वलिटी प्रोवाइड की गई। कई सारे स्ट्रगल चले, मूवमेंट चले उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए। अब ये तो इक्वलिटी की बात हो रही है, अगर हम गेम्स वगैरह के अंदर भी बात करें तो उसका भी इम्पैक्ट है जो क्या बोलते हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो सोशल चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी के अंदर की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उसकी बात करें कि आपके कल्चर के बेस के ऊपर ही, आपके खेलकूद के अंदर क्रिकेट को हम एग्जांपल लेते हैं। पहले जो क्रिकेट क्या माना जाता था, केवल एक जो रिचेस्ट पर्सन थे उनके लिए एक शौक को पूरा करने का माना जाता था। धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, जहां पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहां तक उसको आगे बढ़ा दिया गया और उसका इम्पैक्ट भी आगे पड़ा। जस्ट लाइक जब इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने हराया तो एक कल्चर टाइप ये डेवलप हुआ। वेस्ट इंडीज का वर्चस्व उसके ऊपर बना हुआ था, डोमिनेंस बना हुआ था 1980s के दौर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट अपने आप में आया। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है जिसके बेस के ऊपर ये पूरी सोसाइटी के अंदर ये क्रिकेट जस्ट लाइक जैसे डेवलप हुआ। उसके बाद में जहाँ जहाँ पर भी इंग्लिश इंपेरियलिज्म था, इंग्लिश एम्पायर था, वहाँ पर क्रिकेट डेवलप हो गया। तो ये कल्चर के बेस के ऊपर भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। तो अब आता है हमारा कि सोशल चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो यहां पर कह रहा है कि सोशल चेंजेस ऑकर डिफरेंटली इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। दोनों सोसाइटी अलग अलग है और दोनों के अंदर सोशल चेंजेस अलग अलग इंपैक्ट डालता है। जब रूरल सोसाइटी की बात करें तो रूरल के अंदर जो पीपल है अपनी इकोनॉमी टोटली उनकी किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। वो कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज में नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी फील्ड के अंदर उनका स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर की उनको बताया जाए।
पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद द ट्रेडिशन नॉलेज, यानी जो चला हुआ आ रहा है उसी को अंदर वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर वो चेंजेस वगैरह लेकर के आए। और जो मेंबर्स हैं अपने ग्रुप के इंस्टीट्यूट ऑफ, वो अपने जो उस फील्ड के अंदर किसी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट है उससे ज़्यादा तवज्जो वो अपने मेंबर्स को देते हैं, उसी के अंदर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। यानी इसके अंदर जो सोशल चेंजेस है काफ़ी स्लो स्पीड से डेवलप हुआ है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है गांव के अंदर, कास्ट सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, अंधविश्वास फैले हुए हैं, सुपरस्टिशन, होमोजेनिटी एंड इलिटरेसी आर वेरी कॉमन इन रूरल सोसाइटी। एक आम धारणा सी ये बनी हुई है। तो इन से सोसाइटी सोशल चेंजेस इज पर्टिकुलरली वेरी स्लो, क्योंकि अंधविश्वास के बेस के ऊपर बहुत सारे काम गाँवों के अंदर स्ट्राइक होते हैं, कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, एक रूपता मानी जाती है, इलिटरेसी फैली हुई है। तो उस बेसिस के ऊपर क्या कह सकते हैं कि जो गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर चेंजेस काफ़ी स्लो स्पीड से आते हैं, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उस चेंजेस के ऊपर नहीं आता। लेकिन जो अर्बन सोसाइटी है उसके अंदर चेंजेस अलग तरीके से फील किए गए, क्योंकि अर्बन सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो देयर इज डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट आल्सो क्लास। यानी यहां पर सोसाइटी का डिवाइडेशन गांवों के अंदर तो आपका कास्ट के बेस के ऊपर है, यहां पे क्लास के बेस के ऊपर है। आप हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी पैसे के बेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर सोसाइटी डिवाइडेड। तो उस बेसिस के ऊपर यानी कास्ट की जगह के ऊपर जोर किस पे दिया गया है, क्लास सिस्टम के ऊपर जोर दिया गया है। हेट्रोजेनिटी इन ऑक्यूपेशन इज कॉमन, कोई एक ही ऑक्यूपेशन नहीं है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। देयर आर ए वेराइटी ऑफ पीपल एंड कल्चर इन हाई डेंसिटी एरिया, कई तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, स्पेशली कहां पर, हाई डेंसिटी एरिया, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊपर या दूसरी जगहों के ऊपर, जहां, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा लोग रह रहे हैं कम जगह के ऊपर, और सबका अपना अपना कल्चर है। तो अर्बन सोसाइटी आर स्लाइटली इंडिविजुअलिस्टिक एंड कैरेक्टरिस्टिक सेग्रेगेशन ऑफ ग्रुप्स एंड फंक्शन सिग्निफिकेंटली। तो अर्बन सोसाइटी जो है इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्तिपरक, पर्टिकुलर, एंड कैरेक्टरिस्टिक सेग्रेगेशन ऑफ ग्रुप्स एंड फंक्शन सिग्निफिकेंटली, जो कि अपने ग्रुप से उन लोगों को बिल्कुल अलग करती है और अलग तरीके से वो अपने तरीके काम करने के ढूंढते हैं। अब अर्बन एरियाज के अंदर जो सिटीज हैं, कॉमर्शियल हब है, देयर आर वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन, कहां पे रन कर रही हैं, उसी सोसाइटी के ऊपर, जहां पर कि लोग अलग अलग लाइवलीहुड को अर्न करने के तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं। तो इन सच अर्बन सोसाइटी सोशल चेंजेस आर ड्रास्टिक एंड क्विक। तो इस टाइप की सोसाइटी के अंदर सोशल चेंजेस जो हैं बहुत तेजी से आते हैं, वो विजुअलाइज्ड है, साफ नजर आते हैं। एज सोशल चेंज इज इनएविटेबल, सिमिलरली ऑल सोसाइटी नीड टू हैव ए नेटवर्क ऑफ सोशल कंट्रोल। तो यानी सोशल चेंजेस तो जरूरी है, सोशल चेंजेस तो जरूरी है, तो सोशल इनएविटेबल है। सिमिलरली ऑल सोसाइटी नीड टू हैव ए नेटवर्क ऑफ सोशल कंट्रोल। तो जितनी भी सोसाइटी है चेंजेस के बेस के ऊपर सोशल कंट्रोल भी रखती है। अब सोशल कंट्रोल यानी समाज के लोगों के ऊपर नियंत्रण, तो वो किस तरह से, तो सोशल कंट्रोल के बारे में बताता है ये कि सोशल कंट्रोल मीन्स द एक्टिव मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन of a particular pattern of social relation and values and norms। social control का मतलब है कि
एक एक्टिव मेंटेनेंस, रख रखाव की जरूरत है। रख रखाव आप किससे करेंगे? समाज के ऊपर आधारित आप कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे और उन रूल्स रेगुलेशन का समाज के लोग फॉलो करेंगे। अब या तो वो बेसिकली तरीके से फॉलो करें या फिर आप उसको फोर्सफुली फॉलो करवाएं, जिससे सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सके। तो जितनी ऑल सोसाइटी एनकरेज मेंबर्स स्पॉन्टेनियसली, तो अपने मेंबर्स को जितनी भी सोसाइटी है वो एनकरेज करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और अलग अलग तरीके से वो अडॉप्ट करते हैं, जिसके बेस के ऊपर उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। तो फॉर कंट्रोल, यानी कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी नीड्स अथॉरिटी। उसको किसकी जरूरत होती है? अथॉरिटी की जरूरत होती है। सोसाइटी नीड्स अथॉरिटी, यानी कोई ना कोई पर्सन हो जिसके हाथ में पावर हो। अथॉरिटी का मतलब ये यही है कि द पर्सन हु कंटेन पावर, उसके पास शक्ति हो। हु हैज इनहेरेंट पावर टू गिव रिवार्ड और पनिशमेंट टू मेंटेन सोशल नेटवर्क, यानी जो समाज के लोग सही काम कर रहे हैं उनको वो रिवार्ड दे। रिवार्ड कैसे? उनको एनकरेज करें, और जो गलत तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं उनको पनिश किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू वेबर्स अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। तो वेबर क्या बताता है कि यानी अथॉरिटी कौन है? कि जिसके पास कानून के द्वारा उसको दी हुई शक्तियां हैं, पावर है उसके पास में, जिसके बेस के ऊपर वो सोसाइटी को मेंटेन करता है। अब ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी एटसेट्रा, इसलिए एग्जाम्पल दिया है पावर का। द अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड देम बाय द सिस्टम। अब इसके अंदर अथॉरिटी ने इसको प्रोवाइड किया है। अब यदि कैसे? जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं पुलिस का। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। सोसाइटी के अंदर कोई गलत काम ना हो उसको रोकना है। तो जुडिशरी का हम बात लें तो जुडिशरी के अंदर पावरफुल पर्सन जब कोर्ट के अंदर है तो वो जज है। कोर्ट से बाहर निकला जस्ट लाइक ही इज ए ऑर्डिनरी पर्सन। तो उसके बाद में हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की। अगर कोई अधिकारी है अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है तो उसका डोमिनेंस बना हुआ है। टीचर की आप बात करिए, क्लासरूम के अंदर टीचर है, डोमिनेंस उसका क्लासरूम तक है। तो ये सिस्टम है जो कि उस बेसिस के ऊपर अथॉरिटी के अंदर चलता, अथॉरिटी उसको फॉलो करवाती है अपने सोसाइटी के लोगों के थ्रू। तो डोमिनेशन एंड लॉ आर अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी आप जो डोमिनेट कर रहे हैं और लॉ ये भी सोशल कंट्रोल इसके थ्रू भी किया जाता है। डोमिनेशन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मनोवैज्ञानिक तरीका है। डोमिनेशन एग्जिस्ट एज ए फीलिंग इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसकी पर्सनैलिटी की फीलिंग, यानी जज की फीलिंग कहाँ आ रही है? कोर्ट रूम के अंदर आ रही है। डॉक्टर की फीलिंग व्हेन यू आर सिक उस समय आ रही है। तो सब चीजें ये अलग अलग तरीके से चल रही है, विच इज आल्सो भी रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जो कि अलग अलग तरीके से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, फादर हैज ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन फैमिली सिस्टम, यानी डोमिनेंट आज हम इंडियन फैमिली सिस्टम के अंदर जो फादर यानी मेल पर्सन है उसका डोमिनेंस बना रहता है। तो लॉ रेफर्स टू एन एक्सप्लिसिटली कॉडिफाइड नॉर्म्स और रूल विच इज यूजुअली इन रिटर्न फॉर्म। तो लॉ क्या है? वो रूल्स रेगुलेशन है जिसको कि रिटर्न फॉर्म के अंदर बनाया गया है, यानी जो लिखे हुए हैं जिसके बेस के ऊपर सोसाइटी को रन किया जा रहा है। तो इन सोशल टर्म लेजिटिमेसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज इन्वॉल्व इन पावर रिलेशन। तो लेजिटिमेसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कानून के द्वारा आपने जो चीजें बनाई है कौन सी चीजें स्वीकार करने योग्य हैं और उसको पावर रिलेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब कंटेंसेशन की बात करें तो कंटेंसेशन इज ए ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट, यानी आप मुकाबला कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है मुकाबला किससे?
किसके बीच होगा? पावरफुल पीपल और पावरलेस पीपल के बीच में। जो पावरलेस पीपल है वो पावरफुल पीपल से पावर को छीनना चाहेगा, तो उसके बीच के अंदर भी ये चलता है। कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट आर कॉमन स्पेसिफिक देन दिस। तो काउंटर कल्चर एमंग फेथ इज एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी आप जो कल्चर चला हुआ रहा है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? काउंटर मार रहे हैं, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। तो दीज आर रिफ्यूजल टू कन्फर्म टू प्रिवेंट सोशल नॉर्म्स, यानी जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं जो पुराने टाइप से, आप उसका रिफ्यूज कर रहे हैं और नए तरीके से अपनी सोसाइटी को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो कंडेंसेशन आर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज और लॉफुल अथॉरिटी, यानी आप मुकाबला किससे कर रहे हैं? जो लॉफुल अथॉरिटीज हैं उनसे आप मुकाबला करें, या जो समाज के अंदर जो लॉ बने हुए हैं उन पर आप चेंज करने के लिए आप उसके ऊपर मुकाबला कर रहे हैं। A crime is an act that violates an existing law, तो यानी क्राइम क्या है कि आप एग्जिस्टिंग लॉ जो बने हुए हैं उसको वायलेट कर रहे हैं। बेसिकली क्राइम इज द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, यानी क्राइम क्या है? जो लॉ है उसको आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर रहे हैं। क्राइम हैज मेनी फीचर्स, जस्ट फीचर क्या है? बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी आपका जो बिहेवियर है वो जो समाज के द्वारा प्रतिबंधित है आप उसको कर रहे हैं, दैट इज क्राइम। क्रिमिनल इंटेंट बता रहे हैं, तो इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पनिशमेंट, यानी इसका लिंक क्या है? अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू बिहेवियर एंड कॉजिंग हार्म एटसेट्रा, यानी आप जो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट लिया जाएगा, और कोरिलेटेड टू बिहेवियर एंड कॉजिंग हार्म एटसेट्रा, यानी आपके व्यवहार से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आएगा। उसको रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ क्राइम। अब क्राइम फैक्टर क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, सोशल कल्चर फैक्टर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, सारे अलग अलग फैक्टर हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर